आमना जुनैद के बारे में इतना बता दूं कि आमना का ताल्लुक़ कराची से। इनके मियाँ जी आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं और यहाँ बैठ के उन्होंने बेतहाशा कन्फेशन किए थे कि उन्होंने अपनी बेगम के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं। तो लिहाजा अब हमने कहा जिसके साथ इतनी ज़्यादती हुई उसको क्यों ना बुलाया जाए, यहाँ बिठाया जाए और काकियों को सुनवाया जाए कि कितनी बहादुर बच्चियाँ होती हैं। मैं तो हमेशा कहता मैं कि बेटा तुझे देख के तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ। ये नहीं है कि उसने बिल्कुल ही हर चीज़ को सह लिया, कोई ना कोई सैचुरेशन पॉइंट आता है। लेकिन अगेन आमना कराची में पैदा हुई, इंटर प्री इंजीनियरिंग में किया, फिर बैरियर यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसकी कोई ख़ास वजह है? दो मुख्तलिफ़ चीज़ें। बाप जी ख़ास वजह तो ये पता नहीं। उस वक्त ये था कि अम्मी को ये था मैं मेडिकल में चली जाऊँ, मुझे ये था मैंने डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि वो सारी उम्र पढ़ता ही रहे बंदा। तो फिर और मुझे मैथ्स पसंद था, तो इसलिए मैं प्री इंजीनियरिंग में चली गई। उसके बाद ये था या तो इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन जब उस वक्त था वो इंजीनियरिंग पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बड़ा मुश्किल था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी। तो फिर ये बाबा जी नया नया आया था BCS बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, तो उसमें फिर मैंने एडमिशन ले लिया। वो पहले तो इनिशियली तो 3 साल का था, उसके बाद वो फिर आगे जाके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने करके वो 4 साल की डिग्री हो गई। कोई ख़ास रीज़न नहीं था, बस ये था कि कुछ करना है तो फिर वो जो कहते हैं ना जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी तरफ चल पड़ते हैं। कोई अलिफ बे मुझे कुछ नहीं पता थी। वाह, एक ज़िमनी सवाल देने हैं, या आपने कहा कि मेडिकल में सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है। जी बाबू जी। ये जो आपने सॉफ्टवेयर में किया, उसके बाद आप आज 20 साल हो गए आपकी शादी को, ये जो आप मियाँ के साथ मुस्तकिल एक पढ़ाई कर रही हैं सफ़र की। बाबू जी इसका थोड़ी पता था। अच्छा वाह, इसकी तो भिनक भी नहीं थी कि ऐसा भी होता है। मतलब ये एक हकीकत है कि राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने की। जब इस रास्ते पे पढ़े तो पता चला इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बिल्कुल बाबू। अच्छा बेटा, आपने बीकन हाउस कैम्ब्रिज ब्रांच में नौकरी भी की। जी बाबू। वहाँ क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई थी? बाबू जी वहाँ पे मैं O लेवल्स को 9th 10th और 11th को कंप्यूटर स्टडीज़ का कोर्स पढ़ाती थी, और साथ साथ जो उनके ब्रांच का रिज़ल्ट सिस्टम वगैरह वो सारा देखती थी। जो उनका कंप्यूटर लैब था उसको हैंडल करती थी। इस तरह के काम थे। और कोई हाँ जी। नौकरी छोड़ क्यों दी? बाबू जी हुआ ये कि जब मैं वहाँ से यहाँ आई, वो भी वो मैं किस्सा सुना जी बाबू जी वो आगे एक वो भी है। बाबू जी हुआ इस तरह से कि जाहिर सी बात है नौकरी की, शादी हो गई। सही बात बताऊं बाबू जी, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ का अंदाज़ा ही नहीं था कि होता क्या है, और ये भी नहीं पता था कि शादी मतलब कि एक वर्ड नहीं है, और मतलब कि इट्स अ लॉट मोर देन दैट। वो जब पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है। वो हम लोग जो हैं एक फैंटेसी समझते हैं, किताबी बात समझते हैं, या कोई मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, उसके अंदर हम बह जाते हैं, हमें रियलिटी का अंदाज़ा ही नहीं होता। फिर ये होता है बहुत से लोग हैं बाबा जान जो जॉब्स के साथ वो सारा कुछ कर लेते हैं। जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, पहले तो बाबा जी मैं इन लॉज के साथ, मेरी सास सब, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी बाबा जी, तो उन्होंने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि घर में वो जो सारे मसाइल होते हैं कभी फेस ही नहीं किए। जब वहाँ से बाबा जान इस्लामाबाद आए तो मैं और मेरे मियाँ हम दोनों अकेले थे घर में। अब जब वहाँ से सारी स्टोरी शुरू हुई कि भाई घर भी देखना है, मियाँ का भी ख्याल करना है, खाना भी पकाना है, यू नो सारा कुछ, तो वो तो मुझे लगता था कि पहले लगता था बाबा जी जैसे सब आता है। ऐसा मैंने कभी नहीं अपने आप को कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन रियलिटी में मुझे कुछ नहीं आता था। तो फिर जब वो वहाँ से सारी बात शुरू हुई, फिर जॉब पे यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र भी करवाई थी बीकन हाउस, ये मरगला कैंपस में। बट हुआ ये कि जब मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, हार्डली बाबू जी हफ़्ता मैंने जॉब की वहाँ पे। सुबह मैं जाती थी, हम दोनों इकट्ठे जाते थे, जल्दी जल्दी नाश्ता नुश्ता किया, भाग गए, घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। वापस मैं 4 बजे आती थी, ये मुझे दफ्तर से आके मुझे वहाँ से लेके घर ड्रॉप करते थे। बाय द टाइम मैं घर पहुँचती थी बाबू जी मेरा सारा घर उल्टा होता था, और उस वक्त हाल ये था जहाँ हम अपार्टमेंट्स में रहते थे वहाँ पानी भी नहीं आता था, वो पानी भी सुबह के टाइम आता था। तो
काम सारे सुबह ही होने होते थे, तो वो मुझे लगता था मैं रोने वाली हो जाती थी बाबाजान कि मैं अभी ये घर कैसे समेटूँ, मैं थकी हुई भी हूँ, मुझे रेस्ट भी करना है, मुझे खाना भी पकाना है और नलके में पानी नहीं आ रहा। फिर बाबाजान मुझे याद है आपने पहले मुझे कहा कि बेटा खाना पकाना सीखो, तो मैंने वो सारा जो था टाइम बड़ा गुजरा बाबूजी उसमें। फिर मुझे याद है आपने मुझे कहा कि बेटा हम आपके घर आएंगे दुआ पे, और बाबूजी मेरे आलू गोश्त पकाया और पता नहीं दूसरी क्या चीज़ थी और एक सवैयाँ मीठे में बनाई। तो बाबूजी उस दिन आपने मुझे कहा कि तुम लोग बेटा पैसे से खुश होते हो। जॉब के बारे में बात हुई थी और मैंने ये आपसे उससे पहले जिक्र नहीं किया था कि मुझसे ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, ना माँ से इस तरह जिक्र किया था। बाबूजी शुरू का वक्त था, इतने हम ज़रा वो भी रहते थे कि क्या बंदा क्या अपनी वो शर्मिंदगी होती थी एक तरह से। तो लेकिन आपको सब खबर थी बाबूजी हर बात की, और आपने मुझे कहा कि मुझे आपने डायरेक्ट नहीं कहा बाबूजी, लेकिन मुझे आपने इस तरह की बात की कि मेरे अंदर ना वो क्वेश्चन शुरू हो गया। और फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के बात की, तो इन्होंने मुझे यही कहा कि यार आप जाओ और जाके अपना रेजिग्नेशन दे आओ आराम से, कोई वो मसला नहीं है। तो अब जी यहाँ से मैंने फिर जॉब छोड़ी। तो फिर वो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा वो एक जो स्ट्रेस था ना बहुत बड़ा, कि सुबह उठ के मैंने भाग के जाना है और वापस आऊँगी तो ना मैं रेस्ट कर सकूँगी, ना मेरा घर सीधा होगा, ना खाना पका हुआ होगा। तो वो उस चीज़ को ज़रा बेहतरी आई बाबूजी उसमें। अच्छा जी, ये बातें मैं बाद में करूँगा, अभी चूँकि आगे को चल रहे हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी हम G11 में रहते थे जिस घर में आप लोग भी आए, तो ये दोनों मियाँ बीवी रोज़ रात को खाने पे पहुँच जाते थे। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा तुम लोग घर में खाना नहीं बनाते, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। और उस दिन आना जिस दिन घर में खाना बनाना, तो ये जाते थे आपारे में कुछ टिक्का था। ये दोनों कराची के हैं ना, तो कराची के लोगों को ज़रा बाहर खाने गया, तो वो टिक्के के पास वो टिक्का शॉप पे जाके खाया पिया, रात का खाना बस मुका लिया। अल्लाह के उन दिनों में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे थे, उसी रेस्टोरेंट में धमाका हुआ, वो टिक्का बंद हुआ सबसे पहले, और फिर इन्हें खाना बनाना शुरू किया, खाना भी, और फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। इसमें आपकी माँ का भी बहुत बड़ा वो चैप्टर है, वो आएगा आगे। अच्छा जी, टू द पॉइंट, सन 2000 में आपकी मुलाकात कलंदर बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। जी ज़रा हमें बताएं सबको कि क्या हुआ, कैसे मुलाकात हुई। बाबूजी इसका क्रेडिट जो है वो मेरे मियाँ साहब को जाता है, क्योंकि यही मुझे लेके गए थे कलंदर पाक से मिलवाने के लिए, कराची में। जी बाबूजी, कराची में। बाबूजी हुआ ये कि कलंदर पाक अमेरिका गए, वहाँ से वो जब वहाँ से वापसी पे आ रहे थे तो वो कराची आए। कराची आके जो मेरी सास हैं, मेरी फुप्पो हैं, उनके घर रहे। तो हमारा घर बाबूजी आगे पीछे ही था इस तरह से। तो बाबूजी हुआ ये कि जब आए तो उससे पहले हमें पता चल चुका था, फुप्पो ने, अम्मा ने हमें दुआ का, वो कलंदर पाक का वो बताया हुआ था कि इस तरह से हैं और वो आएंगे तो यहाँ रुकेंगे, आपको मैं मिलवाऊँगी। खैर बाबाजान जब जिस दिन वो आए, रात को वो आए थे, रात को तो मैं गई नहीं। अगले दिन सुबह हम यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी से वापसी में मैं और जुनेद हम दोनों इकट्ठे आते थे घर। तो इन्होंने मुझे कहा कि आज हमने ना कारसाज, क्योंकि बाबूजी बहरिया यूनिवर्सिटी कारसाज के पास थी, तो कारसाज से हमने बाबूजी को लेते हुए घर जाना है। मैंने कहा ठीक है। अब जब हम वहाँ पहुँचे बाबाजान, बिल्कुल मैं तो किसी को नहीं जानती थी, मैंने सिर्फ सुना हुआ था। तो जब हम दरवाज़ा खुला, एंटर हुए, सामने आंटी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह मिली। उसके बाद आगे गए तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बाबूजी कमरे के दरवाज़े में खड़े हुए थे, और बाबाजान वो सफ़ेद लिबास, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद उनके बाल, और वो मतलब कि ब्यूटीफुल। मैं देखिए मैंने एक इतनी खूबसूरत बुज़ुर्ग कभी नहीं पहले देखे थे। और वो मुझे देख के मुस्कुराए और इनसे पूछते हैं कि बड़ी सोनी काकी कौन है। तो इन्होंने कहा कि बाबूजी मेरे मामू की बेटी है। और बाबाजान उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सोफे पे बैठ गए और मेरे साथ बिठा लिया। अच्छा बाबूजी उस वक्त तक ना वो जैसे कहते हैं ना बंदे का होश थोड़ा सा उड़ जाता है, मुझे रजिस्टर नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैं साथ बैठ गई। तो मुझे देख के पूछते हैं बेटा बाबा क्या करती हो। अब मैं सोचूं कि चलो मैं कैसे बताऊं, उनको बताना पड़ेगा। मैंने कहा चलें बता दी। मैंने कहा बाबूजी मैं BCS कर रही हूँ। अच्छा बेटे बाबे कंप्यूटर पढ़ रही हो।
बाबूजी मेरे लिए तो ये बड़ी लॉजिक लेवल मुझे समझ नहीं आता था। मैं तो उस वक्त यही सोच रही थी कि मैं अपना ये चेंज करके BBA में चली जाऊँ, शायद वो मुझे समझ आ जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे बाबा आपके कंप्यूटर में 0 और 1 की ज़बान होती है। इट वॉज अ शॉक फॉर मी बाबा जान। मैंने कहा जी बाबा जी। कहते हैं बेटे बाबा जब 0 होता है तो अंधेरा छा जाता है और 1 होता है तो रोशनी छा जाती है। मैंने कहा जी बाबा जी। कहते हैं बेटे बाबा कायनात का भी यही उसूल है, 0 होता है अंधेरा होता है, 1 एक रोशन ज़ात वो अल्लाह की ही है, जहाँ अल्लाह होता है वहाँ रोशनी ही रोशनी होती है। तो अब जी यहाँ से वो मेरी शुरू हुई। आधी से ज़्यादा बातें मुझे याद भी नहीं है। उसके बाद मैंने लेंसेज लगाती थी बाबा जान, और वो मेरे लेंस घूमना शुरू हो गए, आँखों से पानी बहना शुरू हो गया। तो फिर वो मुस्कुरा के मुझसे उन्होंने पूछा बेटे भाई आँखों को क्या हो रहा है। मैंने कहा बाबा जी वो मेरी ना आँखें ड्राई हो रही हैं, लेंसेज घूम रहे हैं। फिर और मुस्कुराए, अच्छा बेटे बाबा। फिर बाबा जी कभी मेरा हाथ चूमें, कभी सर को लगाएं, कभी आँखों को लगाएं, और मैं रोए जाऊँ। बाबा जी उसके बाद ना उन्होंने मुझे धमाल लगवाई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इस तरह से हाथ बांध के अल्लाह के रूबरू पेश होके ऐसे पाँव हल्के हल्के उठाने, मस्त कलंदर मस्त। कहते हैं बेटे बाबा कर लोगी। मैंने कहा बाबा जी आप कहेंगे तो कर लूँगी। तो बाबा जी वो धमाल लगाई, आंखें बंद की, और द मोमेंट वो थोड़ा सा वक्त गुजरा मुझे समझ ही नहीं आई। मुझे नहीं याद कि मैं कहाँ हूँ। वो जो कहते हैं ना टाइम और स्पेस बाबा जी माइनस हो गई। उसके बाद मुझे कलंदर पाक की आवाज़ आई तो मैंने आँख खोली, और फिर मुझे पता चला कि उस वक्त समिया बाजी भी आ गई थी, जो है मेरे मियाँ साहब की बहन है, और उन्होंने भी मुझे इतनी आवाज़ें दी, जुनैद ने भी मुझे इतनी आवाज़ें दी, लेकिन मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई। जब कलंदर पाक ने मुझे आवाज़ दी तो उनकी आवाज़ मुझे आई, और फिर मैंने आँख खोली। तो बाबा जान ये मेरी वो पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में मुझे उन्होंने लॉजिक लेवल पढ़ा दिया बाबा जान, जो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं सोच रही कि मैं अपना कोर्स चेंज कर लूँ, और वो हर जगह उसी पे, क्योंकि सारी बेस ही बाबा जी उसकी थी। उसके बाद बाबा जान जब हम वहाँ से निकले, घर चले, तो पहले हमारा घर आता था, फिर उसके गली के पास जाके अम्मा लोगों का। तो मैं घर पे उतरने के लिए गाड़ी रोकी। बाबा जी ने कहा बेटे बाबा कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा बाबा जी मेरा घर आ गया। तो कहने लगे बेटे बाबा जाना ज़रूरी है। मैंने कहा बाबा जी जैसे आप कहें, शाम को चली जाना। तो हम चले गए, घर आ गए। बस बाबा जी उसके बाद ये होता था कि जब कलंदर पाक ने कराची आना होता था तो उससे पहले मेरा सामान पैक होता था, और मैं उतने दिन अपनी फुप्पो के घर ही रहती थी कलंदर पाक के साथ साथ। वो ऐसे साथ रखते थे बाबा जान। तो ये उस मुलाकात में उन्होंने मुझे ये भी कहा बाबा जी कि बेटे बाबा बाबे के हिस्से में तो सारे कंडम माल ही आते हैं। वाह। तो बाबा जी मेरे लिए तो ये बड़े एजाज़ की बात है। कंडम माल से एक प्रेशस माल का सफ़र। अच्छा बेटा आपने कलंदर पाक के साथ सफ़र किया, नूरानी नूर भी गए जी बाबा, 7 भी गए, कई दफ़ा गए। कुछ बताएं, कोई वाक़या याद हो उनके साथ सफ़र की याददाश्त। बाब जी सफ़र पहले भी बहुत किए। हर गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग लाहौर आते थे ट्रेन से, वो सारा एक फैमिली वो ट्रिप होता था। जब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ बाबा जान हम 7 पहला सफ़र मेरा 7 का था उनके साथ। वो इस तरह लोगों को एंगेज करते थे बाबा जी, हर एक का उन्होंने ख्याल रखना, किसी की दिल आज़ारी ना हो, हर एक को अपने साथ अटैच करके रखना। अच्छा बेटा बाबा इसको ये काम दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, सबको इकट्ठा करके उन्होंने निकलना। और जो टाइम होता था बाबा जी उस पर वो टहलना शुरू कर देते थे। उनको ये होता था कि बस इस टाइम पे निकल जाना है। बाबा जान सफ़र एक तो ये होता था कि वो अपनी डायरियाँ उनकी 3 होती थी। उनको ये होता था कि बेटा अब एक बैग बनाओ, उसमें यह डालो। जो उस डायरी का बाबा जी हर किसी भी कोने पे कहीं भी नंबर लिखा होता था, उसकी कोई वो नहीं होती थी। वो फिर उनको पता होता था बेटा बाबा ये नंबर इस कोने में होगा, यहाँ से खोलो तो यहाँ पे मिल जाएगा। डायरियाँ होती थी बाबा जी। फिर वो CDs रखते थे, एक ये नूरजहाँ की धमालें, और वो शाजिया मंजूर का वो जो है मायने में किन्नुआ खां, और एक और कोई, वो बाबा जी उन्होंने रास्ते में सुननी होती थी। कोई बात हो, कोई उस पर वो करते रहते थे। बाय द टाइम बाबा जान जब हम वहाँ पहुँचे एक 7, तो पहले से उन्होंने रेस्ट हाउस बुक करवाए हुए होते थे। जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए बाबा जी बात होती थी ना कि इतने रश में, एक तो वो बाबा जी उनके अंदर मैं ये देखती थी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि वो कौन है,
मैं तो उनको एक बुज़ुर्ग देखती थी जो एक सोटी लेके चलते हैं, सच्ची बात है बाबा जान। तो मैं उनको देखती थी, ना वो रश से घबराते थे, ना वो सीढ़ियाँ चढ़ने से घबराते थे, ना वो कीचड़ में पैर रखने से घबराते थे। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी। वो इतना वहाँ बाबूजी सेवन में रश होता था कि हम सीधे नहीं चल सकते थे, और वो गलियाँ गलियाँ घुमा के हमें अंदर मज़ार तक लेके जाते थे। और उन गलियों में बाबूजी वो इस तरह फिरते थे जैसे कि मैं अपने घर में फिर रही हूँ, और रश में अपनी सोटी ऐसे सामने रखते थे बाबूजान, और ऐसे यूँ जैसे दरवाज़ा नहीं यूँ खुलता, दोनों तरफ से ऐसे लोग हटते जाते थे और वो हम क्रॉस करके आगे चले जाते थे। एक बाबूजी मुझे बात याद है, जब शुरू में हम सेवन गए तो बाबूजी उनके मज़ार से पहले मुझे याद नहीं, उनका ये लकी सरकार शायद ये लोग उनको कहते हैं, उनका मज़ार था। वहाँ पे बाबाजान एक नलका था, रिवायत थी कि लोग यहाँ से पानी पीते। जब उस नलके में पानी भरा ना बाबाजान, वो पीले रंग का पानी और मट्टी उसमें बाकायदा सस्पेंडेड नज़र आ रही थी। रंद पाक ने ग्लास भरा, आंखें बंद की और पानी पी लिया। अब बाबूजी मेरे साथ तो बहुत मसाइल थे, मट्टी है, गंदा है, मैं तो कीचड़ में नंगे पैर भी नहीं रख सकती थी, मेरा पैर गंदा हो गया। वो फिर उन्होंने सबको ग्लास पिलाया, मेरी बारी आई तो मैंने कहा पहले मैं मना कर दूँ, फिर मैंने कहा नहीं पी लेती हूँ। तो बाबा जी आँखें बंद की और पी लिया। तो फिर कलंद पाक ने मुझसे पूछा बेटे बाबा कुछ हुआ? तो आगे से बाबा जी फिर मैंने क्या कहना था। तो ये इस तरह की बाबा जी छोटी छोटी चीज़ें वो जो हैं जी बोलिए। बाकी बाबा जी मेरे लिए वो बहुत ही होता था कि किस तरह से वो वहाँ पे जाके एक एक जगह का उनको पता है। फिर बाबा जी वहाँ पे एक मजजूब थे, क्या नाम था उनका, खादिम हुसैन साहब शायद, जी बाबा जी। उनके पास गए बाबा जी, मैंने तो कभी ये लोग देखे भी नहीं थे इस तरह से, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। जाके वो बैठे और उन्होंने ऊपर से वो लेटे हुए थे और सर पे से उनके जो भी चादर ओढ़ी हुई थी, तो वो इतने प्यार से उठ के उनसे मिले। बाबा जी इनका जवान, वो बिल्कुल यंग, और इतना बुरा हाल था कि लोग उनको पकड़ के उठाते थे। सारी बात करके बाबा जी मुझे एक बात उनकी याद है, उन्होंने कहा कि बच्चों ये बाबा तुमसे जान छुड़ाएगा। और उनकी ना कमीज़ ऐसे पकड़ के कलंदर पाक की उन्होंने कहा कि ये दामन पकड़े रखना, इसको कभी ना छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाबा जी उनकी आपस में इतने खिलखिला के वो दोनों आपस में बात करते थे, मुझे नहीं समझ में आती थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो उनकी अपनी ही एक दूसरे की वो जानते थे, और जो भी था। ये खादिम हुसैन साहब मजदूर थे और वो पहनते थे, लोहा पहनते थे। जी बाबा जी। ही वॉज फ्रॉम ए वेरी वेल ऑफ फैमिली, वेल एजुकेटेड, तो इनकी वहाँ ड्यूटी लग गई थी वगैरह वगैरह। अच्छा जी, एक वो धमाल का कोई किस्सा सुनाए थे, वो खातून सेवन में धमाल डाल। जी बाबा जी, एक ये दूसरे ट्रिप की बात है। हम गए तो वहाँ पे बाबा जी मगरिब के वक्त वहाँ पे धमाल लगती है मज़ार पे। तो हम लोग काफ़ी 2-3 लोग और भी थे, लाहौर से गए हुए थे, कराची। तो फिर हम वहाँ से सेवन गए। मज़ार में बाबा जी जब वो धमाल, खातून एक थी, काफ़ी बड़ी उम्र की थी, तो वो धमाल लगा के वो जैसे लोगों को हाल नहीं चढ़ जाता, वो उस तरह बैठ के, तो सब लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और वो उनके सरों पे हाथ रख रही थी। तो जो हमारे साथ ही थे उन्होंने पूछा कलंदर पाक से कि ये क्या कर रही है। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये धमाल के बाद सबके सरों पे हाथ ऐसे रख रही है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हम अपने किसी काकी को भेजें इसके पास। तो कलंदर पाक ने मेरी तरफ देखा कि बेटे बाबे जाओ। मैं चली गई बाबा जान, मैं जाके उसके पास बैठी तो उसने मेरे से मुंह फेर लिया। मैं फिर आगे हुई तो उसने फिर मुंह फेर लिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कलंदर पाक ने अपनी मूँछों को ऐसे ऐसे कर रहे थे और उन्होंने मुझे कोई वापस आने का नहीं कहा। तो फिर मैं फिर आगे हो गई। मैं फिर आगे हुई तो उस औरत ने मुझे कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। तो इर्द गिर्द लोगों ने मुझे कहा कि आप चली जाएँ, आपको मारेगी। मारने के डर से बाबा जी मैं उठ के फिर आ गई। तो फिर कलंदर पाक ने मुझसे पूछा कि बेटा अबे क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया इस तरह से। तो आपने फरमाया कि बाबे की काकी को हाथ लगा के इसने मरना था। तो बाबा जी ये उनकी ओनरशिप थी। अच्छा जी, एक इसमें बीच में बात की थी आमना ने कि वो रास्ते में वो कैसेट होती थी जो चलाते थे, अपने लिए नहीं चलाते थे, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ सफ़र करते थे ना, इन्हों के जहन को ठीक रखने वास्ते चलाते सन। ये बजाय फिल्मी गाने और इन गानों के कोशिश करें ये सुने।
अच्छा बेटा, आप मिले, कलंदर पाक से मिले, आपने पहली मुलाकात का पूरा एक वाज़ेह नक्शा खींचा। मिल के जब आप गए, आपको क्या महसूस हुआ? वो व्हाट हैपेंड इनसाइड? बंदे को रात को नींद नहीं आती, कोई बंदा बिल्कुल ही बबला जाता है, परेशान, हैरान। बाबू जी, मेरी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ऐसे जैसे कि बिल्कुल बंदा हल्का फुल्का होके फ्लोट करना शुरू हो जाता है, जैसे अपनी कोई सोच ही ना हो। और अकल इतनी हैरान थी बाबू जी, इतनी ज़्यादा हैरान थी कि वो जैसे ना क्लीन बोल्ड हो जाए कोई, मेरा वो हाल था बाबू जी। ठीक है। अंदर नींद छीन बाबू जी मुझे याद नहीं, लेकिन ये है कि मैं तो बैठे बैठे भी सो जाती थी, मुझे वो उठा रहे होते थे कि बेटा। जी बाबू जी। अच्छा जी बेटा, उन्होंने 2005 फरवरी 8 फरवरी को पर्दा फरमाया। जी कितनी मुलाकातें हुई होंगी इस पीरियड में आपकी उनसे? बाबू जी 2000 दिसंबर में मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद ये होता था कि कलंदर पाक का हर साल कराची चक्कर लगता था, और साल में अक्सर एक दफ़ा से ज़्यादा भी लगता था। तो वो अब 6-8 मुलाकातें शायद हुई, और वो आते थे तो वो 10, 12, 15 दिन कराची रुकते थे। जी बाबू जी। तो उस टाइम में मुस्तकिल मैं अम्मा के घर ही होती थी, उनके साथ आना जाना और सब। सूरे रहमान की रिकॉर्डिंग, 2 ऐसे ओकेजन थे जब मैं कराची में गया तो मुझे कहते थे बाबा पता कर रहा है कि जहाज़ की टिकट कितने की। अच्छा, एक दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा, मैं वहाँ नोटिस करता। दूसरी दफ़ा फिर कहा, मैं क्या तुसी की कहते हो, मैं कराची आ जाऊँ। मैं कराची गया। अब कराची पहुँचने से पहले उन्होंने क्या कहा सब बच्चों को, जी वो बताएं। बाबू जी बड़ा ही खूबसूरत वो दिन था, और कलंदर पाक इतने खुश थे, सुबह से इतने खुश थे, और हर एक को कही जाए जिसका भी फ़ोन आए कि बेटे बाबे फ़लाने टाइम पे हार फूल लेके एयरपोर्ट पहुंच जाना। ये नहीं बता रहे कि कौन आ रहा है, हमें वो कहें कि बेटे बाबे सैयद बाबा को नहीं बताना कि बाबा भी एयरपोर्ट आ रहा है। अच्छा, आपसे हमारी बात हुई तो आपने कहा कि बाबा जी को मत लेके आना। अब हम तो बीच में कुछ भी नहीं कर सकते थे। खैर एयरपोर्ट पहुंच गए बाबा जान, और वो कहने लगे मैं जाके साइड पे छुप जाऊंगा ताकि सैयद बाबा को नज़र ना हो। बाबा जी द मोमेंट फ़्लाइट लैंड की, उनको पता चला, उनसे पीछे रुका नहीं गया। उन्होंने जब आपको दूर से आते देखा तो वो अपनी चादर ऐसे मुंह पे रख के मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, शर्माते हुए आगे आ गए, और सबसे पहले उन्होंने आपको आके गले लगाया। उनसे रहा ही नहीं गया। और बाबा जी वो जो उनके फेस, बाबा जी मैं तो सिर्फ वो चेहरा ही देख रही थी ना, वो जो आपको देख के उनकी खुशी थी बाबा जी, मैं बहुत सारे लोगों से मिली, मैंने वो किसी के साथ नहीं देखी, इवन इस सिलसिले के लोगों के साथ भी, और बाबा जी बाहर इधर उधर भी मैंने कहीं वो नहीं देखी। इट वॉज सो यूनिक कि मैं उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जो उनकी मोहब्बत और जो इफ़ेक्शन आपके साथ थी बाबा जी, इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और फिर सबसे उन्होंने हार फूल डलवाए, और वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और एक और ज़बरदस्त बात यह है कि मैंने समिया को, आमना की जो कज़न है, उसको कहा कि बाबा जी को बिल्कुल नहीं बताना मैं आ रहा हूँ, और वो उनको सबको कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बताना कि बाबा भी एयरपोर्ट आ रहे हैं। और जब मैं बिल्कुल उधर, मुझे याद है मैं यूँ कह के निकल गया, आज भी मेरे सामने वो सारा नक्शा यूँ डाल के ना चादर पूरी, नज़र ना आए, मुँह छुपा के तो सामने आ गए, तो मैं भी हंस पड़ा। और खैर वो उनकी मोहब्बत की तो खैर कोई मिसाल ही नहीं दे सकता जी बंदा। अच्छा बेटे बाबा, आपको कलंदर बाबा बुखारी से बहुत मोहब्बत है, ये तो सबको पता है, मुझे भी पता है। और कलंदर पाक ने ख़ुद भी ये बात कही थी कि काकी बाबे के पीछे, ये बड़ा क्लियर, इसका आधा फिक्रा बाद में करूँगा। इतनी आप वारफ्तगी थी, आपको पता भी नहीं चला, प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनकी खिंचाव बहुत ज़्यादा था कलंदर पाक का। क्या बदला हुआ है इस मोहब्बत से? बाबू जी बदलाव तो मुझे लगता है बहुत आया, और मुझे सच्ची बात है मुझे पता भी नहीं चला, इस हसीन तरीके से हुआ। आज की अगर मैं बाबू जी उस ज़माने की अगर मैं बात करूं तो किसी चीज़ की परवाह नहीं, मतलब कि रियलिटी की पता ही नहीं ना था कि अगर आप
रियलिटी एक्चुअल लाइफ में जब आप कदम रखते हैं तो होता क्या है, किताबी बातें बहुत फ़र्क होती हैं, वो बाबा जी हर जगह से आपको वो करना शुरू करते हैं। मेरी तो छोटी छोटी आदतें, जैसे बाबा जी एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने चाय में मलाई मेरे मुंह में आ जाए तो मुझे बड़ा मसला होता था, और अम्मी से मुझे डांट भी पड़ती थी और मेरी अक्सर उनसे वो भी हो जाती थी। बाबा जी हम एक किसी के घर गए, कलंदर पाक के साथ ही गए, तो वहाँ पे कराची में बाबा जी लोग अक्सर ना चाय मलाई भर के ऊपर सर्व करते हैं। वो चाय आई, मैंने ऐसे करके देखा तो उसमें मलाई तैर रही थी, मैं पीछे हो गई, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। तो कलंदर पाक मेरे साथ बैठे थे, उनके हाथ में कप था, उन्होंने ऐसे करके कप आके पेश कर दिया मुझे। अब मैं क्या करूं, पकड़ूं तो ना क्या, फिर मैंने पकड़ लिया बाबा जी। अब उसके बाद मैं ये थी कि अभी हम जाने ही वाले हैं तो मैं कप रख के उड़ जाऊंगी। अब जी उन्होंने मुझे कहा कि इसको ख़त्म करो बेटे, बाबे ने जाना है। अब जी आई हैड टू ड्रिंक दैट, तो फिर मैंने पिया, और बस किस तरह पिया वो मैं ही जानती। तो बाबा जी मेरी तो इतनी छोटी छोटी बातें इस तरह से उन्होंने तरबियत की कि मुझे बताया नहीं कि ये तुम्हारी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ कि ये बात गलत है, या किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, कोई तुम्हें अपनी ये ख़ास चीज़ पेश कर रहा है और तुम आगे से नखरे कर रही हो कि नहीं जी ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो बाबा जी इस तरह से छोटी 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 चीज़ें। फिर बाबा जान मुझे गुस्सा बहुत आता था, और ये तो माँ को भी पता है, बहुत गुस्सा आता था कि मुझे होता था कि बस जो मैं कह रही हूँ वही हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो मैं कह रही हूँ वो नहीं हो रहा। या बाबा जी किसी की बात पे गुस्सा आ जाना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, कि वो अंदर ही अंदर मेरा गुस्सा वो एग्रेशन बनता रहता था। मैं मुंह खोल के किसी को कह तो सकती नहीं थी क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बाबा जी वो आहिस्ता 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 इस तरह से उन्होंने वो किया कि समझ ही नहीं आई कि वो किस तरह से, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है बाबा जी कि ख़त्म हो गया है, लेकिन ये कि वो चीज़ नहीं रही। तो मुझे मेरे ख्याल में जुनेद को क्रेडिट देना चाहिए जिसने आपका गुस्सा ख़त्म कर दिया। बाबा जी उनको वैसे बहुत क्रेडिट है, उन्होंने मेरे बहुत हर जगह पे साथ दिया है, हर लिहाज से। बिल्कुल नहीं दिया, अभी साथ भी तो ट्रेनिंग करने में भी तो है ना, ये बात सिखाने में, ये सवाल बाद में आएगा। जी बाबा जी। अच्छा बाबा जी तो छोटी छोटी बातें अगर याद करूं तो बहुत सारी हैं, पर अच्छा बेटा, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार है, बाबा समंदर शाह और बहुत बड़े बड़े फ़कीर, और सेवन और हैदराबाद, लोग आम तौर पर सारे लोग जाते हैं मज़ारों से, सारे आशना होते हैं। लफ्ज़ फ़कीर से पता नहीं आशना होते हैं या नहीं होते, लेकिन अल्लाह के बरगज़ीदा या अल्लाह के दोस्त, ये से आपका क्या ख्याल है? कलंदर बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जब आप मिले थे, आप उन्हें कहाँ प्लेस क्या समझ जाता इस रेफरेंस में? मज़ारों पे तो गई थी बाबा जी, पर मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता था, और अल्लाह के बंदों का मैंने सुना हुआ था, पर मुझे ये नहीं पता था कि कौन होते हैं, कैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात बाबा जी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलके तो ये मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि वो इस तरह मेरी सतह पे आके बाबा जी मुझसे उन्होंने बात की, इस तरह हमारे बीच में वो रहते थे, छोटे छोटे चुटकुले, और वो जिस तरह हमें अपने साथ वो अटैच रखते थे, महसूस ही नहीं उन्होंने कभी होने दिया। बाबा जी मैं तो अगर बात करूं कि नाना आपा का हमारे सिलसिला था, उनके अलीपुर शरीफ से बुज़ुर्ग आते थे मिलने, तो जब वो आते थे बाबा जान उनसे मिलने अगर जाना हो तो कहा जाता था जी चादर लपेटो, नेल पॉलिश ना हाथों पे लगी हुई हो, बावजू हो, फिर जाके उनसे मिल सकते थे। तो मुझे ना वो बड़ा अजीब सा लगता था कि इतने सारे काम करूं मैं, मतलब कि उनसे मिलने, सिर्फ सलाम करके और वापस आ जाना है। तो अब जी कलंदर पाक तो हमसे इस तरह से मिले कि उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। यहाँ तक कि बाबा जान अम्मा उनसे पूछती थी कि बाबा जी आप खाना खाएंगे, तो उनको कहते थे बेटे बाबा आप जब सो जाएंगी ना, ये बच्चे चोरी छुपे आपसे जो मंगाएंगे बाबा वो खाएगा। तो बाबा जी वो तो हमारे साथ इस तरह से थे। सच्ची बात है बाबा जान, मुझे पता नहीं लगा, हालांकि वो कहते होते थे कि बेटे बाबा अगर बाबा ये लोगों को पता चल जाए कि बाबा की हकीकत क्या है तो वो बोटियाँ नोच के फ्रेम करके घरों में लगा लें। ये बात बाबा जान वो करते होते थे, लेकिन मुझे ये कभी समझ ही नहीं आई कि बाबा जी जिस तरह उनके सर में कंघी करो तो वो ऐसे करते थे, बेटे बाबा दाढ़ी को भी कंघी कर दो, मतलब कि इस तरह के तो कोई बुज़ुर्ग तो अपने करीब ना आने दे बाबा जान। तो इतना बड़ा, तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई, मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये तो जब उनके पर्दा करने के बाद
आपके आगे हम दुआओं में बैठना शुरू हुए तो बाबा जान आपने उनकी सारी वो अज़मत और वो सारा कुछ बयान किया, तो बड़ी शर्म भी आती थी कि हमने क्या किया। हम तो बाबा जी अपने बचपने में एक खिलंडरेपन में उनके साथ लगे रहे और उन्होंने हमें कभी महसूस भी नहीं होने दिया। छोटी छोटी बातें, बाबा जान कराची में पानी नहीं आता था तो नहा के तो बाहर आके कहते थे बेटे बाबे ने बाल्टी शरीफ भर दी है। बाबा जी हमें शर्म भी आती थी कि आप ना किया करें, बट वो कभी ऐसा नहीं करते थे कि वो इस तरह से करें। टूथपेस्ट उन्होंने खा के आ जाना बाबा जी, तो फिर मैं उनके, अब मुझे इतनी शर्म आती बाबा जी कि मैं उनको रोक के खड़ी हो जाती थी कि आपने आज फिर टूथपेस्ट खा लिया है। और वो उसको इतना एंजॉय करते थे जब ब्रश करते थे जी, तो वो बस ठीक है, तो वो इतना उसको एंजॉय करते थे और रोज़ यही काम होता था और रोज़ यही एपिसोड होती थी। ये हर जगह करते थे। तो बाबू जी मुझे तो पता ही नहीं लगा। अच्छा बेटा, ये आप 2000 में मिले, उस वक्त आपकी एज क्या थी? बाबू जी शायद 20 साल की होगी, 21 साल की, 19-20 साल की होगी। मैं अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, गुड। 2005 में कलंदर पाक ने पर्दा कर लिया। जी बाबू जी। ये एज का मैंने जान के नहीं पूछा, ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि बहुत टीन एज लाइफ में ये कलंदर पाक से मिली। सो जितना एक्सप्रेशन है वो टीन एज का एक्सप्रेशन है, जो महसूस हुआ, जो सादगी आपने देखी कि बाबाई कैसे थे, कैसे रखते थे। बाबाई का भी बड़ा कमाल था कलंदर पाक का, वो भी सबके साथ वैसे ही हो जाते थे कि कोई ये ना महसूस करे, बोझ ना महसूस करे। 2005 में उन्होंने पर्दा किया, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? बाबू जी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा था कि एक काकी उनके पास आई थी। बाबू जी थोड़ा सा तरह पीछे से शुरू करूँगी कि इनके पास एक काकी उनसे मिलने आई और उसकी शादी हो रही थी, और जो उसका मियाँ था उसका कुछ नहीं, वो कोई आउटसाइडर्स ही थे, मतलब कि मानने वाले या इस तरह से नहीं थे। तो कलंदर पाक ने उससे कहा कि बेटे बाबे आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, तू अपने मियाँ के साथ आएगी तो बाबे से मिलने आएगी। बाबा जी मेरे लिए ये बहुत ही स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि मैं तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी कि मैं कलंदर पाक से मिलूँ ना। तो फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जब वो चली गई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे बाबे तुझे क्या पता ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, बाबा तुझे सिखाएगा ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। बाबा जान जब 2005 में कलंदर पाक ने पर्दा फरमाया, उससे थोड़े अरसे पहले आप कराची आए थे, तो उस ज़माने में एक बात कहते होते थे कि बेटे बाबे वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। फिर बाबा जी उन्होंने एक और बात भी कही जो मुझे अक्सर याद आती है कि अभी तो बाबा सबके पास आता है, जब बाबा एक जगह बैठ जाएगा और लोगों को आना पड़ेगा तो फिर बाबा देखेगा कि कौन आता है मिलने। मुझे इस बात की भी नहीं समझ आती थी। तो बाबा जी उन्होंने पर्दा किया और जब यहाँ ख़बर आई, मुझे याद है मेरे ख़ास से कोई 7:30-8 बजे का ऐसे ही वक्त था। उससे पहले वो बीमार तो थे, मेरी उनसे बात नहीं हो पाती थी। सुना था कि वो लाहौर में हैं और बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में भी हैं, सारा कुछ। तो मुझे ये होता था एकदम ऐसी, जिस दिन बाबा जी उन्होंने पर्दा किया ना, उसी दिन की बात है कि दोपहर को मैं अपने कमरे में ऐसी लेटी हुई थी, तो ऐसी मुझे ख़्याल आया कि कोई ख़बर ना आ जाए। बाबा जान मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, क्योंकि बाबा जी जहन तो वो चीज़ तस्लीम ही नहीं करना चाह रहा था। तो जब बाबा जी शाम को फ़ोन आया, अब्बू ने उठाया और मैं पीछे ही बैठी हुई थी, और अब्बू ने कहा, बड़े अफसोस हुए वो, मेरा बाबा जी मुझे खटक पड़ गई कि ये हो गया है बाबा जान। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे जैसे बंदा सुन नहीं हो जाता बाबा जी, ना मुझे रोना आया, ना वो कहते ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस के सुन हो गई बिल्कुल। सारी बातें सुना के मैंने थोड़ी देर बाद जाके फ़ोन उठाया और मैंने कलंदर पाक का नंबर डायल किया और आगे से आपने उठाया और मैंने आपसे पूछा, फिर आपने मुझे बताया बाबा जी, तब मुझे होश आई कि ये एक्चुअली ये हो गया है। फिर आपने मुझे कहा कि मैंने आपसे पूछा कि मैं आ जाऊं, तो आपने मुझे कहा कि बेटा आ जाओ। बस बाबा जी उसके बाद मेरी आपसे मुलाकात उधर हुई। तो बाबा जी मुझे ये ख्याल आता था कि अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई और आपने तो कहा था कि मुझे सिखाएंगे, क्योंकि एहसास होता था बाबा जी कि जीना नहीं आता। तो मैं ये सोचती थी कि अब मेरा क्या होगा। वो कभी सोचा ही नहीं, कि वही तो पता ही नहीं था बाबा जी कि वो अल्लाह के बंदे थे और उनका वक्त था और उन्होंने जाना ही था, और वो हम लोगों से कितना तंग थे बाबा जी कि हम वहीं की वहीं फंसे रहते थे।
तो ये फीलिंग ने मुझे बड़ा डाउन किया। लेकिन आपकी उस बात में बाबूजी ऐसा मुझे वाकई में ऐसा लगा जैसे मुझे होश आया वो बात सुन के कि वाकई में ये हो गया। अच्छा जी, वो उन्होंने ये कहा था कि हाँ बाबा आपकी तरबियत करेगा, वो कहाँ गए जो आप समझ रही हो कि वो चले गए? तरबियत कर ही रहे हैं, तरबियत प्रैक्टिकल में से गुजर के आज भी आप कायम हो, ये तरबियत का हुस्न। अच्छा जी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए और 2005 कौन सा महीना था, मई जून जो भी था, जून में बाबूजी आप कराची आए। मैंने आपकी मॉम को लिया, जहाज़ का टिकट लिया, कराची चले गए। अब जो जुनैद चीमा साहब कज़न हैं, ये मामूजाद फुफीजाद जो भी, वो दीवाना था, वो मेरे पीछे लगा रहता था। मैंने उसकी अम्मा से भी बात कर ली, छुपा लिया बात को कि अच्छा ये रिश्ता हो जाएगा। कराची गए थे, कलंदर पाक हयात थे, हमने उसको बरगलाया, यार कभी तूने उसका हाथ भी पकड़ा है कि नहीं? नहीं नहीं मुझे डर लगता है। मैं समझ गया सादा बच्चा है हमारा, शरीफ बच्चे हैं दोनों, तो ऐसे ही छेड़ने के लिए हम गए। मैं दोनों की माएँ मौजूद थी, तो मैंने कहा आप दोनों का कोई मसला अगर इनकी शादी हो जाए? मैंने कहा नहीं हमारा तो कोई मसला नहीं। चलो एक बात क्लियर हो गई। तो इस जो जुनैद की अम्मा ने कहा मैं ज़रा अपनी बहनों से पूछ लूँ। उन्होंने फ़ोन करने शुरू किए, उन्होंने कहा ये सैयद कौन होता है रिश्ता करने वाला? वो बेचारी डर गई। मैंने कहा सुबह हो लेने दो। वो सुबह हुई, सारों के फ़ोन आ गए, नहीं नहीं जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर। और विद इन 1 डे निकाह हुआ। इस निकाह, ये वाहिद निकाह जिसमें मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं, और उसके बाद हम आ गए। अच्छा जी, जो जिससे आपकी शादी हुई वो आपकी मोहब्बत का दीवाना है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे सीने पे खेली गई मोहब्बत है। इस पे कलंदर बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, काकी बाबे के पीछे और काकी बाबे के पीछे और काका काकी के पीछे, ये 2 तरफा मोहब्बत थी। जी बाबूजी। लगता तो नहीं था। बाबूजी कलंदर पाक के मिलने से पहले की बात है, पर ऐसा हुआ बाबूजी जब कलंदर पाक मिले तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्या हुई। मुझे नहीं समझ में आता था। मैं वो बाबूजी अक्सर सब ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो इंटर में होता है बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स के साथ। तो वो जो आयरन फिलिंग्स उसके इर्द गिर्द ऐसे तड़प रहे होते हैं ना, मेरी वो वाली हालत होती थी को बस जाके जब वो उससे मैग्नेट से लग जाते थे जो, तो वो वहाँ रुक जाते थे। बाबूजी मुझे लगता था कि मेरा वो वाला हाल हो गया था, मुझे और कुछ समझ नहीं आती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ख़त्म हो गई हो, बट शायद मेरा ध्यान हो गया था। मुझे बताएं, इम्तिहान की तैयारी करता था आपके घर जाके, ये कौन सा तरीका था इम्तिहान? ये तो बाबूजी वही बता सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि मोहब्बत इसमें तो 2 तरफा थी, बिल्कुल थी बाबूजी, बिल्कुल थी। अच्छा जी, मजाज में मोहब्बत आमतौर पर, मोहब्बत की दीवानगी आमतौर पर वसल के बाद ख़त्म हो जाती है, ये आम देखने में आया है। ये आपके साथ भी यही कुछ हुआ है? जी बाबूजी। वाह जी, झूठ बोल के किधर जाना है? वो ज़रा बताएं ना कैसे ख़त्म हुआ, क्या हुआ? ये तो इतनी मोहब्बत थी। बाबूजी वही वाली बात मैं यहाँ पे करूँगी कि हम लाइफ को एक फैंटेसी समझते हैं, हम ख़वातीन भी और लड़के और लड़कियाँ, तब तो यही हम लोग ना फैंटेसी समझते हैं। हमें नहीं पता होता कि जब मोहब्बत एक इन्फैचुएशन सी हम उसको समझ लेते हैं, और उसके डेप्थ हमें नहीं पता होती कि उसकी ओनरशिप भी है। खाली मोहब्बत लफ्ज़ नहीं है, उसको आपको ओन करना है, उसको उसमें सरेंडर भी है, उसमें ज़िम्मेदारियाँ भी, उसमें दुनिया जहान की हर चीज़ है। हर चीज़ गुडी गुडी नहीं है, आप अच्छे में भी साथ हैं और आप दुख में भी साथ हैं, तकलीफ़ में भी साथ हैं। तो बाबूजी जब अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बातें होना शुरू होती हैं, जब पता ही नहीं था कि प्रैक्टिकल लाइफ में होना क्या है, तो जब वो चीज़ नज़र ही नहीं आई तो मैं पीछे हटना शुरू हो गई। पता ही नहीं था कि होना क्या है और किस तरह से, मतलब कि जैसे बाबूजी माँ अक्सर हमें कहती हैं कि जब एक को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरा चुप कर जाए। बाबूजी ऐसा तो होता ही नहीं था। जब उनको गुस्सा आता था तो मैं भी उसी हिसाब से बोलती थी, हम बाकायदा लड़ते थे। और सबसे बड़ी बात बाबूजी जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि क्योंकि हम दोनों में ना एज डिफरेंस भी बहुत कम था बाबूजी, 2 साल का फ़र्क है, और कज़न्स थे तो बचपन से हमारा लड़ाई झगड़ा तो लगा ही रहता था। तो शादी के बाद भी बाबूजी यही हाल था। उसमें कोई वो
तो कहते हैं ना मियाँ की अदब और वो सारा थोड़ा सा रिस्पेक्ट और जो आपको करनी है बीवी एज अ बीवी, वो बाबा जी मेरे अंदर थी ही नहीं। तो जब वो थी ही नहीं तो फिर मुझे कहाँ से कोई बात अपने मियाँ की सही लगेगी। मैं तो उस तरह से देखती ही नहीं थी। तो फिर जो बात मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती थी वो फिर लड़ते थे हम, और खूब लड़ते थे। कितनी ज़बरदस्त बात है, सारी बात अपने ऊपर ले ली। बाबू जी मैंने तो अपनी ही ठीक बात है ना? करनी है। वो जो दूसरी तरफ पार्टी है, बहुत थोड़े अरसे में आपकी एक का मुँह मशरिक एक का मुँह मगरिब। जी बाबा जी साल भी नहीं हुआ था। अच्छा जी, वो मुझे खबर मिली, मैंने फ़ोन किया, पता चला कि आमना बीमार है। मैंने कहा पुत्र आ जाओ इस्लामाबाद। जूनी तो इस्लामाबाद था ही था। जी बाबा जी। मैंने कहा ये इधर रह रहा है, वो उधर रह रही है, फिर यहाँ से इसका, ये आपकी मोहब्बत तकरीबन कोई 24-25 साल पुरानी थी उस वक्त, बचपन से थी, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म? बस उसका कोई होता है, कोई 2-3 साल लगते ख़त्म होते हैं। बाप जी वही वाली बात है कि क्या अब इसको वही मसला है बाबा जी, मुझे तो अपने अंदर मसला इसलिए नज़र आता था क्योंकि मुझे ये होता था कि मैं अम्मी को देखती थी, जो अब्बू ने बात कर दी वो ठीक है, वो होनी वही है, मेहमान आने हैं, सारा कुछ है, जितना भी अम्मी अब्बू की आपस में हो जाए बाबू जी हम बच्चों तक नहीं आती थी। और दूसरा जब अब्बू ने घर आना, अम्मी ने हम सबको सीधा कर देना, ख़बरदार किसी ने शोर मत है, तुम्हारा बाप आ रहा है घर। तैयार होना बाबू जी, लिपस्टिक लगानी, चाय शाय बना के उनके कपड़े निकाल के बिस्तर पे रखने, सारा कुछ है। बाबू जी मेरे अंदर ना ये वो शुरू से मैं वो थी, वो जो एक बच्चा नहीं होता ज़रा बागी सा थोड़ा सा, हर एक की बात पे कह देना क्यों जी, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं। तो मुझे ये होता था कि जब बीवी इतना करती है तो मियाँ को भी तो करना चाहिए ना। जो बाबा जी एक आजकल एक ट्रेंड नहीं चला हुआ कि मेरी मर्ज़ी और वो सारा कुछ, मेरे अंदर बाबा जी वो मसाइल बहुत ज़्यादा थे कि मैंने ये नहीं करना तो मैं क्यों इनकी बात मानूं, और मुझे अब ये क्यों करना पड़ेगा क्योंकि मैं बीवी हूँ। ये मसाइल मेरे अंदर बहुत थे बाबा जान। उससे होता ये था कि फिर हम लोग लड़ते थे क्योंकि जब उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसे नहीं, तुम इसको ऐसे करो, तो मैं कहती थी मैं तो ऐसे ही करूँगी जैसे मैंने करना है। पर जी एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मुझे कोई बात इस तरह से अभी जहन में आ नहीं रही। तो मेजॉरिटी हमारे मसाइल इस बात पे होती थी। और फिर ये होता था बाबा जी मैं उनको आप तक भी नहीं कहती थी, कर रहा है। एक वाक़या तो मेरा बड़ा ही मशहूर है जो माँ अभी से हंस रही हैं, सब काफ़ी सारे उनको पता है जो मेरे साथ। जी बाबा जी माँ बहुत अच्छा सुनाएंगी। जो जी माँ, ये माँ ही सुनाए इनका वाक़या, जो इंटेंसिटी उसकी थी ना। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आमना नई नई आई और नेचुरली मेरी ज़रा 2005 में आई थी, 6 में आई थी, तो उससे पहले 2004-5 में ये मिली तो इन सब की शुरू हो चुकी हुई थी। तो आमना आई तो पता नहीं क्या क्या कहता है, पता नहीं क्या बात हुई, कहती ना करे मामा सारी रात भड़बड़ करेगा, मेरा दिमाग खाएगा। मैं कहा हैं भड़बड़ करेगा, किसको कह रही है? तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई। तो फिर उसके बाद से मैंने इसको चेक करना शुरू किया कि बेटा ऐसे नहीं कहते, तड़ू तड़ा नहीं करते। तो अब जी ये तो हमारे हाल थे कि हम वो जैसे कहते हैं ना ईंट कुत्ते का वैर वाली बात, हम दोनों लिटरली हम उस तरह लड़ते थे। इनमें से ईंट कौन थी? अब जी वो तो मैं अपने ऊपर ले लेती। हेलो बाबू जी बस अच्छा ऐसा ही जी, था। अच्छा जी, वक्त गुजरा, 20 की बातें छोड़ें, जी और एक एरोगेंस थी आपके मियाँ में बहुत ज़्यादा, जी जो मैंने देखी भी है, और इम्पल्सिव तो है ही है। मैं कराची गया PCHS में, इनका फ्लैट था, तो सुबह सुबह मैं उठ के बाहर आया तो देखा कि जूनी की अम्मा इतना बड़ा मिल्क शेक का गिलास लिए पीछे पीछे, अंदर से पहले जूनी निकला है, पीछे पीछे बेटा जूस पी ले, बेटा जूस पी ले। वो एक कमरे में घुसा है, वो पीछे गई है, वहाँ से वो वापस निकला है, वो जूस फिर पीछे पीछे वो दूसरे कमरे में गया है, वहाँ से फिर बाहर निकला और घर से बाहर निकल गया जूस उनके हाथ में। उसके बाद जो उसके साथ मैंने किया था वो तो अलग बात है। अब यही सीन मैंने देखा है आमना को कि वो बेचारी ख्याल रख रही है और वो इतनी लाताल्लुकी और बेपरवाही, कैसा लगता था? बाबू जी दुख होता था, पर वो मेरे पास बहुत बड़ी सपोर्ट थी आपकी और माँ की सूरत में। और
इतनी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी माँ से कि मियाँ के साथ किस तरह रहना है, बात किस तरह दरगुजर करनी है, अपने ऊपर अगर लग भी रही है तो उसको किस तरह से लेना है। और बाबा जी वो आप अक्सर, मुझे याद है आप बताते होते थे कि 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं काकी पे। वो मुझे पूरा वाक़या बाबा जी मैं बता नहीं सकूँगी, मुझे आधा आधा याद है, जो सारी रात काकी पे लानत मलामत करते हैं कि अगर शोहर से लड़ के सो जाती है या इस तरह की कोई बात है। बाबा जान ये बात मुझे ना बहुत खाती थी अंदर से कि अगर मैंने लड़ाई कर लेनी है तो मेरे ऊपर तो फरिश्ते ही लान तान करते रहेंगे। मुझे ये नहीं होता था बाबा जी कि मैं कोई सवाब कमाऊँ, लेकिन मुझे ये होता था कि ये काम मैंने नहीं करना। किसी तरह वो अंदर डलना शुरू हो गया था और ये फ़िक्र रहती थी इस बात की कि फिर मियाँ को जवाब नहीं देना। हालांकि बाबा जी जवाब निकल भी जाता था, कहाँ रुकते थे। तो वो खाने का ख्याल रखना है, कपड़ों का ख्याल रखना है, और ये नहीं बाबा जी कि पकाया तो ढाड़ आगे रख दिया कि मैंने एहसान किया, ऐसा भी नहीं करना। तो बाबा जी वो इन चीज़ों ने ना, मैं कोशिश तो अपनी पूरी करती थी, ये नहीं था कि 100% करती थी, पर जब मैं कोशिश करती थी तो आगे से मुझे ऐसा लगता था कि वो रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा, जो मैं चाहती थी नहीं मिलता। तो बाबा जी फिर दुख और तकलीफ़ तो होती थी, मैं रोती भी थी और अल्लाह के आगे भी बैठती थी, आपको भी, माँ को भी, हर बात आपके सामने होती थी। मसाइल तो थे बाबा जी। खासी तकलीफ़ें आपने उठा ली। मुझे ये बहुत सारी स्टोरी नहीं बताएंगे क्योंकि जूनी का एक अपना इंटरव्यू है जो उसने छुपा ली है। यानी मुझे पता ही नहीं चला, कल पूछा गया कि जुनैद आपकी रिकॉर्डिंग है कि वो लाले की लग गई थी तो मेरा फिर वीक गुजर गया था, अपनी छुपा गया मैं कि मैं तुझे ठीक करता हूँ। लोगों को पता तो याद दहानी तो कराएं तो कितना जालिम शौहर था। बाबा जी सॉरी, इसमें एक बात ऐड करती रहूँगी। और जब भी वो होता था, जैसे कोई रवैया होता था या कोई मुझे आगे से, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये होना ख़त्म हो गया था कि इनकी गलती है। मैं हर वक्त ना बाबा जी उसमें अपनी गलती ढूंढना शुरू हो गई थी कि मैंने क्या ऐसी गलत बात कर दी या क्या ऐसी गलती कर दी जो इनका इस तरह का एटीट्यूड मेरे साथ हो रहा है, मैं अपनी क्या चीज़ सही करूं। ये एक चीज़ बाबा जी अंदर चलना शुरू हो गई थी जो मुझे समझ नहीं आती थी कि कहाँ से आई। बट ये वही कलंद पाक का वो सारा था, तरबियत थी जिसके अंदर मैं अपनी गलतियाँ निकालती रहती थी बजाय इसके कि उनको ब्लेम कर दूँ। और बाबा जी ये बहुत वक्त के साथ साथ हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं अगर बैठूं सोचूं कि कब हुआ तो मुझे ये पता नहीं चला कि कब हुआ, लेकिन बहुत अरसा हुआ। जी बाबा जी। अच्छा जी, आपने बहुत तकलीफ़ें उठाई बिलखुसूस अपने शौहर के रवैये की वजह से। कभी दिल बर्दाश्त हो, कोई वक़्त है सैचुरेशन पॉइंट, बस एंड? बाबा जी एक वक्त आया, 1 मिनट माँ बताएगी। अच्छा चल बोल, माँ नहीं बताना चाहेगी। एक वक्त आया था बाबा जी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो गई थी और मुझे समझ नहीं आती थी कोई, और मुझे ऐसा लगता था बाबा जी कि शायद मेरी वजह से ये कहीं सेटल नहीं हो पा रहे, और मुझे ये ख्याल आता था कि शायद मैं अगर इनसे अलग हो जाऊं तो ये अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हो जाएंगे। और मैंने इस बात का आपसे ज़िक्र भी किया, और मुझे दुख इस बात का होता था बाबा जी कि मेरे निकाह पे आपका साइन है। उससे बड़ा दुख मुझे ये होता था कि ये बात इस नहज तक आई क्यों। मैं अपने आप को ही वो डिग्रेड करना शुरू हो गई थी। और फिर जब आपसे बात हुई, माँ से बात हुई, तो आपने मुझे कहा कि बेटा हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों ना करें कि ये सारा कुछ ठीक हो जाए। और फिर बाबा जी वहाँ से एक सारी वो शुरू हुई। मैंने अपने आप को भी और इन्होंने भी अपने आप को वो करना शुरू किया। बहुत स्लो प्रोसेस था, लेकिन बाबा जी चीज़ें उसके बाद बेहतरी की तरफ आती गईं, और वो जो ख्याल मेरे अंदर आना शुरू हो गया था जो मुझे बहुत तकलीफ़ भी देता था, उससे मैं निकल गई। लेकिन आया ज़रूर था बाबा जी, क्योंकि मैं फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली बिल्कुल ड्रेन्ड हो गई थी, बिल्कुल ड्रेन्ड हो गई थी। ये सब उन बच्चियों के लिए जो इस नहज पे पहुंचती हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ होप। बिल्कुल बाबा जी, कि बिल्कुल। जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उस रिश्ते को तोड़वाने की बजाय एक मोहब्बत से, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि जूनी के ऊपर डंडे सोटे ने ज़्यादा राज किया। मैंने डंडे सोटे के ज़रिए कि इस्लाह हो जाए। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा जी, ये चंद प्रोग्राम पहले आपके शौहर तशरीफ़ लाए और नहायत सच बोले
उन्होंने आपकी मोहब्बत को हमेशा नज़रअंदाज किया, आपके साथ ज़्यादतियाँ भी की, आपको भी नज़रअंदाज किया। हमने उनका नाम कुर्बान खान रखा, आज पता लगा कि आप भी कुर्बान खान हैं। ये सब बर्दाश्त जो आपके अंदर है, ये कलंदर बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के बाद उस सोबत से मुझे लगता है कि ये तरबियत थी, वो जो तरबियत करेंगे तो ये तरबियत तो हमेशा प्रैक्टिकल होती है। क्या ख्याल है? जी बाबा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते होते थे कि बेटे बाबा प्रैक्टिकल का नाम है, थ्योरी का नहीं। बाबा जी मुझे उनकी बातें ना कभी समझ नहीं आती थी। आज मैं कहती हूँ कि ये ऐसा ही है कि अगर मुझे कोई पहले दिन बैठ के बताता ना कि ये ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, अम्मी भी मुझे कहती थी कि इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना, तो बाबा जी मैं ना उनसे मेरी ज़रा बहस हो जाती थी, मैं उनकी बात नहीं सुनती थी, सच्ची बात है। तो बाबा जी जब गुज़रे, हर चीज़ से गुज़र के आपने, और माँ की बाबा जी मुझे मेरी ज़िंदगी की हर लम्हे पे माँ ने मुझे संभाला, गाइड किया, सिखाया। तो वही वाली बात है बाबा जी, ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने प्रैक्टिकल से मुझे गुजारा। अगर ना गुजारते तो मैं कभी, किताब में लिखे हुए भी तो पढ़े हुए हम नहीं समझते, मैं तो नहीं कभी समझ सकती थी। मुझे तो एहसास ही नहीं था बाबा जी कि गलती मेरी है, कि अगर वो जो इन्होंने बैठ के कहा कि उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया, तो मैं ये भी कहती हूँ मैंने भी इनको किया, मैंने भी उनकी मोहब्बत की कदर नहीं की बाबा जी। कहानी तो दो तरफा थी शुरू से, तभी हालात वहाँ तक पहुँचे। अगर एक तरफ होती तो क्यों ये बात होती। ये सच है, इट्स ए टू वे ट्रैफिक, दो तरफ होती है तो तब ये फसादात इस नहज तक पहुँचते। आपको देख कर बहुत सारी बच्चियाँ ज़िंदगी को महज एक ख्वाब नहीं समझेंगी बेटा, बल्कि एक कड़वी हकीकत जान के इसमें सुरखरू होने की कोशिश करेंगी। क्या कहोगे? बाबा जी यहाँ पे ना मुझे माँ एक बात कहती होती हैं कि बेटा दिस इज़ लाइफ एंड नथिंग इज़ टेरेबल इन लाइफ। पहले जब माँ कहती थी तो मुझे लगता था कि माँ एक अपनी बात बता रही हैं, सच्ची बात है बाबा जी। आज मैं बैठ के सोचती हूँ ना तो ये एक हकीकत है बाबा जी कि ज़िंदगी इसी का नाम है। और अगर ज़िंदगी में ये एक छोटी मोटी ये चीज़ें ना लगी रहे ना बाबा जी, तो कोई एडवेंचर, कोई स्पाइक ही ख़त्म हो जाए, जो एक स्पार्क होता है, सॉरी, वो ख़त्म हो जाए। एक स्टैगनेंट सी, जैसे पानी एक जगह खड़ा रहता है उसमें बू पड़ जाती है बाबा जी, लाइफ भी ऐसी ही हो जाए। अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए, हम अपने अंदर ही मगन होकर रह जाए। तो मुझे ऐसा लगता है बाबा जी कि ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, इन्होंने मुझे ज़िंदा रखा। जिस तरह भी गिरी उठी सारा कुछ हुआ, पर बाबा जी अल्लाह ने मुझे ज़मीन तक जाने नहीं दिया, हमेशा उठा के रखा, सिखा के रखा, हर चीज़ उस तरह से। तो बाबा जी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। और अगर पहले दिन ही हम ये बैठ के कहें कि अगर आज मेरी शादी हुई है और मैं ये कहूँ कि हर चीज़ मेरे हिसाब से हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैं कुछ दूंगी तो फिर होगा। और फिर होता ये है कि बाबा जी मैं अगर अपनी बात बताऊं तो एक काम कुछ कर लिया, ये एक कोई बात मान ली, तो मुझे ये होता था कि अब 4 बातें मेरी बात मानी जाएं। ऐसा नहीं होता। हम फ़ौरन ही बाबा जान रिवॉर्ड का, फ़ौरन ही रिटर्न का वो लेके बैठ जाते हैं कि अभी हमें फ़ौरन सारा कुछ आएगा। ऐसा तो नहीं होता बाबा जी। एक हांडी भी पकाओ तो उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो फ़ौरन चिकन या गोश्त नहीं गल जाता। तो मुझे ये लगता है कि हमें जो है ना सब्र और प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों के साथ ले के अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। बाबा जी ये जो कोई बात नहीं बात है ना, ये बड़ा आपको खड़ा करती है। बाबा जान एक आपकी जो बात है जो मुझे हर दफ़ा जब मैं बहुत डाउन होती हूँ ना, कि बेटा अल्लाह छुट्टी पे तो नहीं चला गया, अल्लाह है ना। ये खुद ही बातें याद आती हैं बाबा जी मुझे। मैं कोई बैठ के वो नहीं करती कि याद रखूं, लेकिन मुझे ये बातें याद आती हैं। माँ की इतनी बातें याद आती हैं कि वो मुझे सीधा रखती हैं। और आज तक बाबा जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई सीख गई हूँ, मैं 100% हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जो आप बात करते हैं ना जिंदा दिली, मुझे लगता है कि ये एक सफ़र है और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे इस सफ़र पे डाल दिया है और एक ऑटो सिस्टम पे डाल दिया है बाबा जान। कि अंदर जब कोई भी सिनेरियो में मैं आती हूँ, कोई भी सिचुएशन आती है बाबा जी, चाहे वो खुशी की हो, चाहे गम की हो, चाहे तकलीफ़ की हो, वो एक ऑटो सिस्टम मुझे संभाल लेता है। वो मैं बिखरती नहीं हूँ उसमें,
ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे बिखरने नहीं देते बाबूजी, मुझे खड़ा रखते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, साबित कदम बंदा खड़ा रहता है। तो वो मुझे ये होता है बाबूजी कि ये पहले ही दिन बैठ के ना हम हलवा खाने की वो नहीं कर सकते, हमें उसको मेहनत से अच्छा पकाना पड़ेगा, क्योंकि हलवा पहले दिन पकाओ तो अच्छा नहीं बन सकता, आहिस्ता आहिस्ता जाके उसमें जायका आता है। ये आमना फनाइयत की बातें कर रही है, जैसे फ़ना के बाद रब का कुर्ब है ना, ऐसे काकी की फनाइयत के बाद मजाजी खुदा की पहचान है जो उसका शौहर है। अच्छा बेटा, आपने सूरह रहमान सुनी, इस पैगाम को भी फैलाया, किस हद तक फैलाया? बाप जी सही बात करूं तो मैं कन्फेशन करूंगी कि जिस हद तक फैलाना चाहिए था उस हद तक नहीं मेरे से फैलाया गया। फैलाया है बट वो जो कहते हैं ना एक दीवानगी की हद तक बाप जी वो नहीं। कहीं चले गए अस्पतालों में, जब मैं जॉब करती थी उन दिनों में तो बहुत बाप जी, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर लैब कोना होता था तो मैं किसी ना किसी को भी ले जाके वहाँ पे बात हो जाती थी, पैगाम थ्रू हो जाता था। इधर उधर कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी तो वहाँ पे लोग मिल जाते थे। फिर कहीं हॉस्पिटल्स में गए तो वहाँ मिल गए, दर्जी मिल गया, सब्ज़ी वाला मिल गया बाबा जी, इस तरह के ही। या कभी फेसबुक पे किसी ग्रुप में किसी की कोई बात सुन ली तो बाबा जान उनको पैगाम दे दिया, इस तरह से करते रहे। आपका क्या ख्याल है, इसका फैलाना कितना ज़रूरी? बाबा जी मुझे लगता है इसका फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं बाबा जान, ये वो पैगाम है बाबा जी जिसने वो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ज़िंदा किया। क्योंकि बाबा जान एक मायूसी में, हर वक्त एक खौफ में, ये ना हो जाए ऐसे ना हो जाए, एक महरूमी में हर वक्त रहना। जब इस पैगाम से आशनाई हुई, सुना, तो बाबा जी इस चीज़ से निकले। वो आप कहते हैं ना कि हंसना शुरू किया, समझ नहीं आती थी कि क्यों दिल मुतमईन है, बस दिल मुतमईन है। तो दिल किया बाबा जी कि लोगों को ये बताएं। फिर जब फैलाना शुरू किया बाबा जान, तो जब आगे लोगों से मिलते थे तो अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी बहुत छोटी लगती थी, और वो अपनी चीज़ भूल के अगले के उसमें लग जाते थे कि यार इसको ये पैगाम दें कि इसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, इसके दिल में भी वो इत्मीनान, वो अल्लाह का ख्याल पैदा हो कि वो अपनी इस परेशानियों से, अपनी इस मुसीबतों से बाहर निकले। और बाबा जान आजकल के जो हाल हैं, हर बंदा एक अजीब ही अफरा तफरी की आलम में है, हालात ही इस तरह से, हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक वाहिद पैगाम है बाबा जान जो हर एक को सुकून डाल देता है। बाबा जी काकियों के ऐसे जो मेरे पुराने क्लास फेलोज़ हैं, कभी किसी से बात हो जाए, इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं बाबा जी, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। फिर मेरे पास ये एक पैगाम होता है, मैं उनको कहती हूँ यार मेरे पास ये है, आप ये सुनो, अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो बाबा जी बहुत से लोगों को कहते भी हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन हमारे अंदर वो ठहराव, वो तसल्ली, वो सुकून आ गया। सबसे बड़ी बात बाबा जी कि वो अपनी परेशानियों से निकल जाते हैं। तो मुझे ये होता है बाबा जी कि ये आजकल के दौर में स्पेशली इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है, और उस हद तक, जिस हद तक हम फैला सकें, अपनी वो थ्रेशोल्ड तोड़ के आगे जाके हमें फैलाना चाहिए। मैं अपने बारे में ये कहती हूँ बाबा जी। जी तेरा बेटा, ये कहानी आमना जुनैद की सुन के सिर्फ आपको एक रियलाइज़ करना था कि ये यंग एज का सफ़र, और इसमें 20 साल गुज़र गए। 20 साल में अब जो नहज है वो बहुत अच्छी है। मोहब्बत का ये सफ़र दोबारा एक ट्रैक पटरी पे चढ़ गया है, और पटरी पे चढ़े रहने के लिए एक सोटा बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अक्सर, कि ये डीरेल ना हो जाए कहीं। लेकिन बहरहाल इंसान हैं, और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मोहब्बत से, उस ताल्लुक़ से, चूँकि दोनों का ताल्लुक़ कलंदर पाक से, सबसे बड़ी बात ये दुनिया में रहेंगे, ये नफ्स है, इसके ऊपर मैंने बड़ी बात की शुरू में, ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ, ये इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन बजाय कि बच्चियाँ फौरी डिसीजन लेके घरों को वापस आ जाएँ और तलाक़ें ले लें और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दें और फिर माँ बाप के लिए बोझ बन जाएँ, उनके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो सूरह रहमान सुने और सरेंडर करें, और अपनी फ़नाइयत के इस कॉन्सेप्ट को समझें कि फ़ना क्या चीज़ होती है। एक बीवी के लिए शौहर के सामने
ताकि घर बस जाए, बच्चे बच जाएं, बच्चे ट्रॉमेटिक ना हो जाएं, वगैरह वगैरह। जीते रहो बेटा, सलामत रहो।